लेकर आया हूं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। मैं हूं मनीष अवस्थी। कोरोना का संकट देश में लगातार गहराता जा रहा है। पीएम मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और भूखे लोगों की तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से आने लगी है और मैं लेकर आया हूं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। मैं हूं मनीष अवस्थी। कोरोना का संकट देश में लगातार गहराता जा रहा है। पीएम मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और भूखे लोगों की तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से आने लगी है। सड़कों पर रहने वाले लोग 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। मोदी सरकार ने फौरन उनकी सुध ली और अब तक के सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर दिया ताकि कोई भूखा न सूख सके। संकट की इस घड़ी में सरकार के सारे फैसले सराहनीय हैं और उनका स्वागत भी होना चाहिए। विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। खुद राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सरकार की ओर से वित्तीय सहायता पैकेज सही दिशा में पहला कदम है। भारत पर किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों, महिलाओं तथा बुजुर्गों का कर्ज है जो इस लॉकडाउन में परेशानी का सामना कर रहे हैं। सरकार के कड़े एक्शन की वजह से जेल जा चुके पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी मोदी को सेनापति और जनता को सैनिक बता रहे हैं। सरकार एक्शन में है और जनता पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन देश की जनता से पैसे कमाने वाले व्यापारी संकट इस घड़ी में आखिर कहां है? इस संकट की घड़ी में उनका रोल क्या होना चाहिए? क्या सरकार को उनसे पैसे लेकर लोगों की मदद करनी चाहिए या खुद उनको आगे आकर स्वेच्छा से सरकार की मदद करनी चाहिए? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे देश की सबसे बड़ी बहस और यही है देश का सवाल। लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के लिए किस पैकेज का ऐलान किया और किसको कितनी राहत देने की बात की। We announce a wage increase in Manrega. This will benefit 5 crore families, and the wage rate being increased will result in 2,000 rupees per worker. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana is making sure that not one Garib remains without food. We have now come to say that everyone, each one will get, as per the existing thing, 5 kg of rice or 5 kg of wheat is given to them per month. We are saying over and above that, 5 kgs each month for the next 3 months. We shall be providing 50 lakhs per person as medical insurance cover. For those warriors, the sanitation workers in government hospitals, the ASHA workers, and all of them, paramedics, nurses, all of them, doctors inclusive, will be given 50 lakhs per person for as medical insurance cover. चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस विषाणु, जिसे हम विषाणु कहेंगे, इसने दुनिया में कहर बरपा दिया है और इतना ही नहीं तो मानव जाति के साथ साथ दुनिया यानी कि संसार के अर्थतंत्र की कमर तोड़कर रख दी है। मुझे याद आता है कि महाभारत में, जी हां, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन यानी कि इस 21 दिन के लॉकडाउन को यह समझिए कि महाभारत के 18 दिन के युद्ध में जो जीत हुई थी, हमारी भी जीत होगी। 21 दिन का लॉकडाउन, और इसी लॉकडाउन में तमाम दुश्वारियां भी हैं, लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन इंडिया न्यूज अपनी मुहिम के तहत
आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता है कि इस समय जरूरी है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और साथ ही घर में बैठें, क्योंकि यही इस समय सबसे कारगर वैक्सीन है। जी हां, इसी पर चर्चा करने के लिए, इसी पर मंथन करने के लिए, इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल होगा। जी हां, हमारे साथ मेहमानों का जो पैनल होगा उनसे हम तमाम सवाल करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, डॉक्टर होंगे, विशेषज्ञ होंगे। जी हां, इस वक्त हमारे साथ नोएडा के सांसद और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से वहां के विभागीय आयुक्त महेश मेश्राम साहब हमारे साथ जुड़े। महेश जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले हम आपको बधाई देंगे और धन्यवाद देंगे कि आप इंडिया न्यूज की मुहिम में जब 50 लोग चारबाग बस स्टेशन पर फंसे हुए थे तो आपने प्रशासन के तहत उन्हें बस मुहैया कराई, हमारे जरिए को आपने ताकत दी। इसके लिए आपका और यूपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, इमरजेंसी लॉकडाउन है, जी हां लॉकडाउन है, जो कि कर्फ्यू के रूप में प्रधानमंत्री ने कहा है। आखिर जनता बाहर निकलकर सामान ले तो कैसे ले? सबसे पहले थोड़ा सा करेक्शन नाम में मैं करना चाहूंगा, मुकेश मेश्राम। दूसरा, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ में जुटा हुआ है। हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी लगातार कंट्रोल रूम के जरिए भी और फील्ड में निकल करके घर घर जाकर के भी नजर रखे हुए हैं सारी स्थिति पे। लॉकडाउन में जनता ने बड़ा अच्छा सहयोग किया है, इसके लिए जनता का भी धन्यवाद। इस समय जो सामानों की आपूर्ति का है, खासतौर पर आवश्यक वस्तुएं किस तरीके से हम जनता तक पहुंचाए, ये सबसे बड़ा मसला है और इसके लिए हमने सुनिश्चित किया है कि इसकी जो एक चेन होती, सप्लाई चेन, जहां से कृषकों से सामान आ करके या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से या कहीं से भी सामान आ करके शहरों में जो कंज्यूमर्स हैं वहां तक के कैसे पहुंचे, इसके लिए हमने एक काम तो ये किया है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं और खासतौर पे वो डिलीवरी बॉय जो रेस्टोरेंट बंद होने के वजह से 2 प्लेटफॉर्म स्विगी या जोमेटो उसके खाली पड़े हुए थे, उनको जोड़ा है कि वो ड्राई राशन घरों तक के पहुंचाने का काम करें। उसके अलावा जितनी भी और अन्य हमारे मार्ट हैं या सुपर स्टोर्स है, उनको भी हमने एक प्लेटफॉर्म पर ला करके ये कहा है कि घरों घरों तक के हम पहुंचाए। तो लगभग 10,000 इस तरीके के डिलीवरी बॉय हमारे एक्टिव हो जाएंगे, उनको सबको पासेस जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो होलसेल के व्यापारी होते हैं, उनको कैसे प्रोडक्शन यूनिट से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हम सप्लाई उपलब्ध कराएं, उनके वेयर हाउसेस को 24 घंटे खोले रखने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही साथ जो एसेंशियल गुड्स लेकर चलने वाले वाहन हैं, वो भी दिन रात जब अपनी सुविधा हो वो चल सकते हैं, ताकि लगातार जहां जहां पर भी कमी हो वस्तुओं की, वो वहां पर पूर्ति बनी रहे। तीसरी जरूरत होती है उन लोगों की जो अकेले रह रहे हो या जिनके यहाँ खाना बनाने का ऐसा सुविधा न हो, संसाधन न हो, या गरीब लोग या बेरोजगार या भुखमरी से जूझ रहे लोग, उनके लिए हमने 16 जनता किचन कल से प्रारंभ हो जाएंगे। आज हमने डिमांड के आधार पर पैकेट्स बंटवाए हैं। इसके लिए 112 से भी सहयोग लिया, वहां पर जो कॉल्स आई कि हमें आवश्यकता है उन जगहों पर पहुंचाई गई। लेकिन हम खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि अनावश्यक तौर पर 112 भी में जामिंग न हो जाए और केवल जरूरी लोग ही वहां पर कॉल कर सकें। इसके लिए हमने नगर निगम को, लखनऊ विकास प्राधिकरण को और तहसीलों को लगाया हुआ है कि उनके स्टाफ जाकर के स्वयं फील्ड में निकल करके देखें कि कहां कहां पे जरूरत है। फिर हम इनमें स्वयंसेवी संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, व्यापारिक संगठनों को भी जोड़ रहे हैं। अक्षय पात्र जो जिनका एक बहुत बड़ा बेस किचन यहां पर है, उनसे अनुरोध किया गया है कि हमारे लिए वो पूरी हाइजीनिक कंडीशन में भोजन तैयार करे और हम उनको फिर बड़े बड़े बर्तनों में ले जा करके वहीं पे पहुंचाएं, ताकि किसी तरीके से पैकेटिंग में होने वाली जो कोई भी ऐसी संभावना संक्रमण की हो तो उसको भी रोका जा सके। लोगों के स्वयं के अपने बर्तनों में हम खाना डाल दें, जिससे वो वहीं पर रहें और कहीं पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसका उल्लंघन न हो। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि दूध की आपूर्ति
मुकेश जी आप बने रहे, हम जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर जमाखोरी, कालाबाजारी और इसके साथ साथ जिस तरह से कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, इस पर सरकार कैसे काबू पाएगी। इस वक्त हमारे साथ नोएडा के सांसद और नोएडा के सांसद के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप नेता के साथ साथ एक चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर साहब 21 दिन का लॉकडाउन, 21 दिन के लॉकडाउन के बाद क्या देश की जनता निश्चिंत हो जाए कि कोरोना वायरस भारत से बाहर निकल जाएगा? देखिए, जब ये संख्या की दृष्टि से 21 दिन की घोषणा हुई, उसके पीछे विदेशों का अनुभव, हमारे आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ की सलाह और बहुत सारे सलाहकारों की अनुभव के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 21 दिन की घोषणा की। और जिसके पीछे तकनीकी कारण भी है। तकनीकी कारण यह है कि आज मैं समझ रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 21 दिन का लॉकडाउन किया है, राशन 3 महीने का क्यों दे रहे हो? क्या इसे बढ़ाओगे तो नहीं? क्या इसे घटाओगे तो नहीं? क्या आगे तो और नहीं बढ़ाना पड़ेगा? मैं समझता हूं आज समय ये इसको चिंतन करने का नहीं है। ये संवेदनशील सरकार है, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री आपके देश में है जो तुरंत फैसले लेता है, सलाह लेता है सबकी, और उन्होंने समय समय पर हर घंटे अपने फैसले बदले हैं जरूरत पड़ने के स्थान पर। 21 दिन के पीछे बाकायदा एक योजना है। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है, 2 से 14 दिन। यह बीमारी मुझे कहीं से लगी तो 2 से 14 दिन में मुझे लक्षण आएंगे। उस पीरियड में मैं कैरियर स्टेट में रहूंगा, मैं दूसरे को बीमारी फैला सकता हूं। जरूरी नहीं कि मैं टेस्ट हो जाए, मैं पॉजिटिव आऊं या मुझे लक्षण हो। तो 14 दिन का समय में मैं किसी दूसरे को प्रभावित भी कर सकता हूं, दूसरे को संक्रमित भी कर सकता हूं, और मेरे टेस्ट पॉजिटिव आए या ना आए उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल था कि 14 दिन की साइकिल इसके इंक्यूबेशन पीरियड की है, तो 14 दिन के बाद 7 दिन का पीरियड हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तहत कि 7 दिन, जैसे पोलियो मान लीजिए हमारे देश से 2 साल पहले खत्म हो गया, लेकिन अब भी हम साल में 1 डोज एहतियातन दे देते हैं ताकि दोबारा पोलियो ना आए। पिछले 2-3 सालों से पोलियो का कोई केस हमारे देश में नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम पोलियो की एक प्रोफाइलेक्टिक डोज एक जनरेशन, एक बच्चों की पीढ़ियों के अंदर दे देते हैं आगे ध्यान रखने के लिए। तो वर्तमान में जो ये साइकिल प्लान की गई है, अगर देश के लोगों ने इसको अक्षरश लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना को समझिए, उनके दर्द को समझिए, उनकी चिंता को समझिए, एक मौका मिला है हम सबको मानवता के कल्याण का, अपने को बचाने का, अपने प्रियजनों को बचाने का, देश को बचाने का, विश्व को बचाने का। आज इस मौके का फायदा उठाएं। 21 दिन जिंदगी में बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत छोटे छोटे वो आ रहे हैं। रेस्ट इन होम और रेस्ट इन पीस फॉर एवर। बड़े बड़े डरावने से, बड़े बड़े चिंताजनक से व्हाट्सएप वीडियोस लोग डाल रहे हैं। क्या हम अपनी जिंदगी के इस काल की अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या 21 दिन हम घरों में नहीं बैठ सकते? क्या जरूरी है कि दूध की और जो जरूरतमंद चीजें हैं वो जरूरतें हम अपनी थोड़ी कम कर नहीं इस्तेमाल कर सकते क्या? आखिरकार ये देश तो त्यागियों का देश है, ये देश संतों महापुरुषों का देश है, जहां हम 14 दिन के व्रत रखते हैं, 21 दिन के रोजे रखते हैं उठाकर। वहां पर कोई जल के बिना रहता है, कोई पानी के बिना रहता है, कोई फलाहार पर रहता है। सालों तक ऐसे ऐसे संत महात्मा जो 1 गिलास दूध पर ही रहते हैं। स्वयं आपके प्रधानमंत्री अमेरिका जैसे देश के अंदर जाकर अगर मां दुर्गा के नवरात्र आ गए तो नींबू पानी पर रहे। क्या अपने लिए और अपने देश के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? डॉक्टर, आखिरकार हम सबको कोई मौका फौज के बॉर्डर पर जाने का तो नहीं मिलेगा भाई, लेकिन मैं समझता हूं हम सब अगर 21 दिन का अगर ये लॉकडाउन कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इसमें लापरवाही ना करें। देखिए, ये 7 दिन जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ये भी इसलिए दिए गए कि कुछ चीजें हमारी 10-20% जो देश के लोग हैं, वो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, वो कहीं कुछ ट्रांसफर ना करें। तो फिलहाल जो 21 दिन का समय बहुत सोच समझ कर दिया गया है, और ईश्वर ने चाहा, मां दुर्गा ने चाहा तो इस 21 दिन के समय को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके पीछे एक लेकिन है। लेकिन यह है कि आप इसके पीछे छुपी भावना को समझें, आप इस दर्द को समझें, अपनों में से किसी को खोने की कल्पना करें, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बचाव ही आपके पास एक
तरीका। साहब, अगर आपने इस 21 दिन का लॉकडाउन में पूरी तरह घर में बैठकर जी। तो वो पक्का 21 दिन से 22वां दिन नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, जी, लेकिन मनीष जी। सरकार ने जो संकेत दिए, आपने अपने शुरुआत में ही आप जब संबोधित करना शुरू किए तो आपने जो कहा कि लोगों के मन में ये भ्रम है कि 3 महीने की जो रियायत और सहूलियतें दी जा रही हैं, कहीं ये 3 महीने ना बढ़ जाए। मैं आपसे फिर एक बार देश हित में, जनता के हित में, राष्ट्र कर्तव्य के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बार फिर, चूंकि आप सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, आप एक डॉक्टर हैं, एक बार ये सुनिश्चित कराएं कि इस तरह की भ्रामक बातों पर, जानकारियों में आकर आप जमाखोरी ना करें। एक बार फिर देश हित में आप एक बार ये सुनिश्चित कराएं कि इस तरह की भ्रामक बातों पर, जानकारियों में आकर आप जमाखोरी ना करें। एक बार फिर देश हित में आप ये दोहराएं। देखिए, मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, एक पेशे से डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रधानमंत्री जी की आंखों में छुपे हुए उस दर्द को समझिए, उनकी चिंता को समझिए, उनकी भावना को समझिए जब उन्होंने ये कहा था कि मैं एक परिवार के सदस्य की तरह बोल रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री की तरह आदेश नहीं दे रहा हूं। 21 दिन की सोच, मैंने बताया कि इस वायरस की साइकिल 2 से 14 दिन की है, और 14 दिन बाद अगर हम ईमानदारी से आज पूरे देश को लॉकडाउन कर दें तो 14वां के दिन, 15वें दिन ये साइकिल नहीं बचेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। ये बीमारी आप पूरा देख ले, अभी तक जो विदेशों से आए लोग हैं उन्होंने फैलाई। कई बार ये सवाल भी हमसे लोग पूछ रहे थे कि साहब ये विदेशों की जो हमने फ्लाइटें अब बंद करी, पहले क्यों नहीं बंद कर दी थी? ये एक भी केस अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो कम्युनिटी से कम्युनिटी ट्रांसफर हुआ। डॉक्टर साहब आप बने रहे। आज आपकी सरकार ने, के खिलाफ हमारी शरीर में इम्यूनिटी है। डॉक्टर साहब आज आपकी सरकार ने प्रभावितों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ इस पर चर्चा और बातचीत करने के लिए शरद कोहली, जो कि अर्थशास्त्री हैं, बाजार के एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी, लेकिन अभी भी देश के बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े खिलाड़ी शांत बैठे हैं, जो कि दर्शकों की तालियों से पैसा बटोरते हैं, लेकिन सरकार की तिजोरी के लिए वो अभी तक सामने नहीं आए। आपको क्या लगता है कि इस समय जब देश में उद्योग धंधे पूरी तरह बंद है, आखिर सरकार के पास पैसा आएगा तो आएगा कहां से? देश के बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े ट्रस्ट इसी आम जनता की घंटी बजाने से जमा होते हैं, तो आखिर सरकार और पैसा लाए। और अगर ये लड़ाई लंबी है, 3 महीने की रियायत की बात है, तो आखिर देश चले तो चले कैसे? शरद कोहली जी। जी बिल्कुल मनीष, मैं पूरी आपकी बात से सहमत हूं। सरकार को तुरंत जो है कोविड रिलीफ फंड बना देना चाहिए, कोविड-19 रिलीफ फंड तुरंत बना देना चाहिए। और इस फंड में जितने बड़े बड़े ये ट्रस्ट हैं जिनकी बात करी, मैं आपको उदाहरण पे तौर दूं, जो साईं ट्रस्ट है शिरडी में, उसकी करीब 400-500 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है। तिरुपति मंदिर का जो ट्रस्ट है, वहां करीब 2-2.5 करोड़ रुपया रोज का चढ़ता है। बहुत बड़ा उनके पास एक खजाना है। मैं समझता हूं किसी भी मंदिर और धर्मार्थ का खजाना, इससे अच्छा काम नहीं आ सकता कि जब देश पर मुसीबत पड़ी है, जब पूरे देश पर मुसीबत पड़ी है, गरीबों के लिए संकट आया है, रोज काम करने वालों के लिए संकट आया है, रोज कमाने वालों पे संकट आया है, तो उसमें वो दिल खोल के दान करें। बिल्कुल सरकार ने 1,70,000 करोड़ का आज पैकेज रिलीफ किया है, जिसमें अन्न भी है, जिसमें 1,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट के थ्रू जनधन अकाउंट भी है। और मैं समझता हूं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास है और जो छोटे बिजनेस हैं, उनके लिए भी पैकेज सरकार लाएगी। पर आपने बहुत ही बढ़िया बात करी है कि जो देश के बड़े बड़े उद्यमी हैं, जो अपनी वेल्थ गिनते लेते हैं, जो फॉर्चून लिस्ट में है, जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर की आज वेल्थ है, उनको चाहिए कि इस समय आगे आए, वो कहीं साथ लेके नहीं जाने वाले पैसे को, ये पैसा शरद जी, जाना है। शरद जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बात अगर अमेरिका की जाए तो अमेरिका के बड़े बड़े खिलाड़ी, NBA के खिलाड़ी, हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े अभिनेता दिल खोलकर सरकार के कोष में पैसा दे रहे हैं। मैं ये जानता हूं और सारा देश जानता है कि इस देश में कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कितने बड़े बड़े स्टार हैं। इस समय हैरानी है
कि आखिर केवल वो व्हाट्सएप संदेश के जरिए अपनी संवेदनाएं बता रहे हैं, जन जागरूकता फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात इसकी आती है तो अभी तक कोई सामने आता दिखाई नहीं दे रहा। ताकि उनके जो डिलीवरी बॉयज हैं वो लेकर के, उनके जो रनर्स हैं वो लेकर के सामान वहां तक पहुंच जाएं। पीछे से बिना रुकावट के सप्लाई चेन को हम मेंटेन कर सकें, इसके लिए जहां प्रोडक्शन होता है या राशन की सप्लाई जहां से आती है या दूध की, फल की, सब्जियों की, दवाओं की और अन्य आवश्यक वस्तुओं की, उसको भी हमने पूरी तरीके से सरल किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो पेट्रोल पंप, डीजल के स्टेशन हैं वो 24 घंटे खुल सकें, क्योंकि हमारी बहुत सारी गाड़ियां जो इन काम में लगी हुई है वो 24 घंटे चलेंगी। बिना पास के ये आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले वाहन चल सकते हैं, यह भी हमने सुनिश्चित किया है। दूसरी ओर लोगों को, जो बहुत ही ऐसे गरीब लोग हैं, उनको जहां से राशन वितरण होता है वहां पर भी राशन वितरण की व्यवस्था मुस्तैदी से लागू की गई है। हमारे सभी अधिकारी घूम घूम करके इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। साथ ही जनता किचन हमने 16 इस जनपद में कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां से खाना बन करके लोगों को बंटवाया जाएगा, जहां ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है या बहुत ही जरूरतमंद है। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हम लगातार देख रहे हैं कि जनता का सहयोग मिल भी रहा है और आगे भी इसी तरीके से सबसे अपील है कि हमारा सहयोग दे, साथ दे और इस पूरे के पूरे संक्रमण को से बचने के लिए। जी मुकेश जी आप बने रहे, डॉक्टर महेश शर्मा आप भी बने रहें, और शरद कोहली साहब आपसे ढेरों बातें करनी है। जी हां, कोरोना की हकीकत से रूबरू जमाना है, फिर आखिर घर से बाहर निकलकर क्यों जाना है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। Powered by experience the perfection and luxury in your kitchen. अनुपम की पहले कोरोना के जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। राजनाथ और संजीव बालियान को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। महेंद्रनाथ पांडे, कृष्णपाल गुर्जर को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान और पंजाब की जिम्मेदारी। रोजाना सभी मंत्रियों को, पीएमओ को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीनी वायरस से दो हाथ करने भारत की बड़ी तैयारी की साथ साथ जिस तरह से आज एक राहत पैकेज का ऐलान हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र के बड़े मंत्रियों को राज्यों का जिम्मा सौंपा है और इसकी रिपोर्ट रोज सुबह प्रधानमंत्री को देनी होगी। राजनाथ सिंह, संजीव बालियान, गजेंद्र सिंह शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, ये वो मंत्री हैं जिनको राहत पैकेज का ऐलान हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र के बड़े मंत्रियों को राज्यों का जिम्मा सौंपा है और इसकी रिपोर्ट रोज सुबह प्रधानमंत्री को देनी होगी। राजनाथ सिंह, संजीव बालियान, गजेंद्र सिंह शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, ये वो मंत्री हैं जिनको राज्यों का जिम्मा सौंपा गया। सरकार की बड़ी तैयारी के तहत सरकार का एक और बड़ा कदम, केंद्र के मंत्रियों को सौंपी गई राज्यों की जिम्मेदारी। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग मंत्रियों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में राजनाथ और संजीव बालियान को दी गई जिम्मेदारी। राजस्थान गजेंद्र सिंह शेखावत और कृष्णपाल गुर्जर। कोरोना से जंग के लिए प्रधानमंत्री ने इस बीच इस बड़ी खबर पर और जिम्मेदारी को लेकर हमारे साथ भारत के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं अलग अलग राज्यों को। केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी दी है कि उन्हें हर 24 घंटे में पीएमओ कार्यालय को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है और गंभीरता भी है और संवेदनशीलता भी है कि इस कार्य को उन्होंने किस तरह अपने सभी सहयोगियों के साथ बांटा है, सभी कैबिनेट मंत्रियों राज्य मंत्रियों के साथ बांटा है और जिम्मेदारी को सभी लोगों को, आईसीएमआर अपना काम कर रहा है, मंत्रीगण अपना काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं और अपने केंद्र के मंत्री के हमारे हम प्रधानमंत्री जी के आंख और कान जाने जाते हैं, तो वो स्वयं देखेंगे भी और 24 घंटे में रिपोर्ट भी करेंगे। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील और गंभीर हैं इस विषय पर और कितने चिंतित हैं इस विषय पर। लेकिन सिर्फ चिंता नहीं, एक्शन भी, और वही एक्शन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार, अभी थोड़ी देर पहले आईसीएमआर के लोगों ने हमें आगाह किया, इससे पहले हमारे पुलिस विभाग की भी जॉइंट सेक्रेटरी ने। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा, इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर। डॉक्टर महेश शर्मा, हम आपके पास दोबारा आएंगे। शरद कोहली भी बने हुए, इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र राजभवन का बड़ा फैसला, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का ऐलान, महाराष्ट्र राजभवन के कर्मचारी 1 दिन की सैलरी का करेंगे दान, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए करेंगे दान। महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर हमारे सहयोगी राजीव शर्मा न्यूज रूम से बताएंगे आखिर इस बड़ी खबर पर और ताजा अपडेट क्या है। राजीव। मनीष जी, महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राजभवन के तमाम लोगों ने फैसला किया है कि जिस तरह से पूरा देश इस मसले पर एकजुट हो रहा है, तमाम रिसर्च की जरूरत है, तमाम लोगों को मदद की जरूरत है, लिहाजा 1 दिन का वेतन वो दे तो रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से पूरे देश को राह दिखाने की तरह है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश की जनता की, वो लोग आगे बढ़कर इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और शुरुआत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राजभवन के स्टाफ ने कर दी है। लेकिन जिस बात पर आप डॉक्टर महेश शर्मा से भी बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने जो उपाय किए हैं, तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, ये कुछ इस तरीके से है जैसे चुनाव आते हैं तो हर राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है। मैं अपने दर्शकों को यहाँ न्यूज रूम से ये पूरी डिटेल दे देना चाहूंगा प्रधानमंत्री ने क्या कुछ किया है। प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों को हर राज्य की जिम्मेदारी दी है, जिसमें गजेंद्र शेखावत को पंजाब और राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, कृष्णपाल गुर्जर, संजीव बालियान को जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के लिए रामविलास पासवान को जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र में नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर और साथ में नकवी साहब को जिम्मेदारी झारखंड की दी गई। तो करीब करीब एक तरीके से वॉर की तरह सारे के सारे सहयोगियों को प्रधानमंत्री ने अब आगे उतर कर आने को कह दिया है और हर दिन का डाटा, हर दिन का आंकड़ा तेजी के साथ। जी राजीव, चीनी विषाणु से 2-2 हाथ करने भारत की तैयारी जोर शोर से जारी है। राजीव, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा और शरद कोहली लगातार बने हुए। डॉक्टर शर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहां पर सख्ती बढ़ती जा रही है, पुलिस को ऑर्डर क्या मिला, पुलिस दे दनादन शुरू हो जाती है, आखिर इसको कैसे रोका जाएगा? की गई किसी भी ऐसी जाति का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक सवाल उन लोगों से पूछ रहा हूं कि ये जाति किसके साथ हो रही है। कई बार कोई दृश्य मैं देख रहा हूं आपके टीवी पर, इंडिया न्यूज पर दिख रहा है, वो दृश्य शर्मनाक दृश्य है, लेकिन कुछ लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। जरूरत के समय सरकार ने अपने सभी चीजों को, मैं दिल्ली के अभी गवर्नर साहब का सुन रहा था कि 24 घंटे ग्रोसरी स्टोर खुले रहेंगे। क्यों भाई? कायदे से आज तो हमारी जरूरतें आधी हो जानी चाहिए। जो रोज 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे खुलते थे, वो 4 घंटे खुलने चाहिए। लेकिन हमारी इस सोच का कि 2 घंटे के लिए मार्केट खुला है तो हम टूटकर 3 गुना 4 गुना अपनी जरूरतों को, अपनी जमाखोरी कर लें। क्या यही इंसानियत है? क्या यही भारत की संस्कृति है? पुलिस को ऐसा करने के लिए क्यों ये हमने समय दिया? अगर हम अपने घर से बाहर ना निकलते तो पुलिस ये जाति क्यों करती? मैं पुलिस की जाति का समर्थन नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, इसको लेकर कई राज्यों में समन्वित प्रयास की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि उसको लेकर अभी कुछ और दिन लगेंगे, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से रवैया अपना रही है, अख्तियार कर रही है, जनता से हम अपील करते हैं कि आप अपने घरों में बैठे रहें, पुलिस को बाध्य न करें, स्वयं अनुशासन जरूरी है। ये एक निर्णायक लड़ाई है
जो 21 दिन की लड़ाई है, और इस लड़ाई यही में जरूरत है। आपकी भूमिका, आपका दायित्व, इस यज्ञ में आपकी आहुति जरूरी है। कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। देश इस समय संक्रमण के दूसरे और तीसरे फेज के बीच में है। तीसरे में पहुंचने के लिए अभी कुछ दिन बाकी हैं। अगर सरकार इस वैश्विक महामारी को दूसरे चरण में ही फैलने से रोक पाती है तो शायद हम उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीती है। इन देशों में सिंगापुर, जापान, हांगकांग, ताइवान जैसे देश शामिल है। इन देशों ने अपने यहां कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, लेकिन इन सबके बीच सरकार के बड़े प्रयासों के बड़े फंड की भी जरूरत होगी। पूरे देश में लागू आपातकालीन लॉकडाउन की वजह से सभी उद्योग धंधे बिल्कुल बंद हैं। कई व्यापारिक घराने इस लड़ाई में सरकार की मदद कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि इस समय धार्मिक स्थलों को अपना खजाना आम लोगों को बचाने के लिए खोल देना चाहिए। अब इस मांग को लेकर क्या होगा या क्या नहीं, ये तो बाद में बताएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि देश के धार्मिक स्थलों के पास कितनी संपत्ति है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे ये दावों में कितनी सच्चाई है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मंदिर, पैसे, दान। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल $20 बिलियन, तकरीबन 1.5 लाख करोड़। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, हर साल करीब 650 करोड़ का चढ़ावा। वैष्णो मंदिर सालाना 500 करोड़ की कमाई। साईं मंदिर ट्रस्ट शिरडी सालाना करीब 360 करोड़ का चढ़ावा। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई सालाना 50 करोड़ से 125 करोड़ के बीच चढ़ावा। जगन्नाथपुरी मंदिर, संपत्ति निश्चित आंकड़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि यहां पर करीब 130 किलो सोना और 230 किलो चांदी और करोड़ों रुपया हर साल चढ़ावे के रूप में आता है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन 26 करोड़ से ज्यादा सालाना दान चढ़ता है। और आज जो जानकारी आई है, महाकाल मंदिर ट्रस्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 2.5 लाख रुपए अनुदान राशि देने की बात कही है। सोमनाथ मंदिर सालाना 33 करोड़ रुपए का चढ़ावा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, इस मंदिर में सालाना करीब 6 करोड़ का चढ़ावा आता है। बाबा विश्वनाथ मंदिर काशी सालाना चढ़ावा 4 से 5 करोड़ रुपया। गोल्डन टेम्पल अमृतसर, इस मंदिर की छत सोने की बनी हुई है। जी हां, तो आपने देखा मंदिरों के पास इतना बड़ा खजाना, इतनी बड़ी दौलत, और आखिर ये दौलत उसी श्रद्धालु, उसी भक्त से आती है जो मंदिर में आके घंटियां बजाता है। तो क्या ये समय आ गया है कि हमें इन ट्रस्टों को जागना होगा और खुले दिल से अपने ट्रस्ट की तिजोरी खोल सरकार की तिजोरी में देना होगा। शरद कोहली, आपको लगता है मंदिर ट्रस्ट के अलावा जितने बड़े उद्यमी, उद्योगपति हैं, जिनकी संपत्ति है, बड़े खिलाड़ी हैं, सिने अभिनेता हैं, उन्हें अपने हाथ से दिल खोलकर सरकार की मदद करनी चाहिए? शरद कोहली। बिल्कुल मनीष, इतना बड़ा खजाना इन मंदिरों के पास है और मैं समझता हूं कि इससे अच्छा प्रयोग नहीं हो सकता है। अगर मंदिर के पास धन इकट्ठा हुआ है, मंदिर ने इन्वेस्टमेंट करी है और मंदिर की ट्रस्ट किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, तो अगर वो सारे के सारे फंड्स कुछ मंदिर की मेंटेनेंस को छोड़कर सारे के सारे फंड्स अगर इस आपदा को संभालने में अगर निवेश कर दिए जाए, लगा दिए जाएं, इससे अच्छा मंदिर का प्रयोग नहीं होगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो देवी देवता भगवान जो उस मंदिर में वास करते हैं, जिनकी पूजा की जाती है, वो भी इस बात से प्रसन्न होंगे कि मेरे ऊपर चढ़ाया गया धन जो है वो गरीबों के काम में आ रहा है। और जितने उद्योगपति जिनकी आप फोटो दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इनके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में है। इन लोगों को चाहिए कि अपने धन को कुछ हिस्सा भी अगर ये दे देंगे, मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से आज जो पहल हुई है, उस पहल को देखते हुए
और आपके इस देश के सवाल में आज इस कार्यक्रम को देखते हुए लोगों को आज प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे आके दिल खोलकर शरद जी मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश शर्मा से मेरा सवाल है। डॉक्टर साहब, अमेरिका में एक अदालत में वहां पर चीन के ऊपर एक मामला दायर किया गया है, दर्ज किया गया है कि चांडाल चीन ने जो नुकसान पहुंचाया है सारे संसार को, सारे संसार की अर्थव्यवस्था को, $20 ट्रिलियन के हर्जाने का एक मामला दर्ज हुआ है। आप भी ये मानते हैं कि चांडाल चीन ने अपनी चाल के तहत जो ये वुहान से एक विषाणु निकला, इसने दुनिया से छुपाया। आपको लगता है कि चीन को इसकी सजा मिलनी चाहिए? देखिए, अगर किसी ने भी ऐसा कोई घृणित कार्य किया है, किसी ने भी, किसी देश ने, किसी संस्था ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, मानवता के प्रति ये पाप है या न्याय है। और आज के इस युग में अगर कोई ऐसा प्रयास कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर कर रही है तो उसे पक्की बात है उसका समर्थन विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। वह वक्त गुजर गया है। आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 197 के करीबन देश हैं और एक दूसरे के प्रति जवाबदेही है, एक दूसरे के प्रति साझेदारी है। बहुत सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो और कोई व्यवस्थाएं हो। तो ऐसी व्यवस्थाओं में कोई भी अगर देश या संस्था या व्यक्ति ऐसा करता है तो ये घृणित कार्य है। इसकी जितनी ज्यादा हो निंदा करनी चाहिए और कोई भी देश ऐसे प्रयास ना करे, इसके भी इंतजाम होने चाहिए। डॉक्टर शर्मा, आप बने रहिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चीन की इस चंडाल चाल और आखिर उद्योगपति इस समय भारत के लिए क्या सोच रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे संजय डालमिया, थोड़े से इंतजार के बाद। एसोसिएट स्पॉन्सर और हमारे साथ जुड़ेंगे उद्योगपति संजय डालमिया। डॉक्टर शर्मा, आपसे मेरा सवाल है, सरकार ने 1,76,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। डीबीटी में पैसा तो चला जाएगा, लेकिन डिलीवरी सिस्टम को लेकर क्या प्लान है, कैसे एक्शन होगा और कैसे लोगों की देहरी तक आखिर ये डिलीवरी सिस्टम काम करेगा? देखिए, देश में किसी भी संसाधनों की, चाहे वो अन्न हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, किसी चीज की कमी नहीं है। सरकार ने जो योजनाएं प्लान करी है, मैं नोएडा जैसे शहर में रहता हूं और अस्पतालों की श्रृंखला का भी इंतजाम करता हूं, तो आप समझिए दवाइयों की गाड़ियां आ रही हैं। आज हमने स्पेशली एक दवा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। हमने तुरंत कमिश्नर से कहा, कमिश्नर ने कहा साहब बिल्कुल इजाजत दे देता हूं। और वो कल से उसकी दवाइयों की बनाने की फैक्ट्री भी चलेगी, जिसमें 100-150 आदमी काम करते हैं, जिसके डिलीवरी बॉयज भी हैं। बीच बीच में कई जगहों से समस्या आई, भाई मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए खाना नहीं मिल रहा। सभी देश की एनजीओज ने, हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने भी कहा, अब हमने करीबन पूरे अपनी लोकसभा क्षेत्र में 30 जगह हम लोगों ने खाने की व्यवस्था की है। डॉक्टर साहब, आप बने रहे हमारे साथ। उद्योगपति संजय डालमिया भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। डालमिया साहब, आपका स्वागत है, और स्वागत इसलिए भी कि शायद आप मन में कुछ सोच कर आए हैं कि इस समय देश संक्रमण काल से गुजर रहा है, सरकार अपनी तिजोरी खोल रही है। जी हां, लेकिन वो उस वक्त जब देश में उद्योग धंधे बंद हैं। आखिर उद्योगपति होने के नाते आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है कि आप देश की ओर किस तरह से अपने मदद के हाथ बढ़ाएंगे? डालमिया साहब। देखिए, हमारा पूरा सहयोग भारत सरकार के साथ है। हम उनकी नीतियों से सहमत हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से वो इन चीजों को संभाल रहे हैं, इसमें हमें सफलता मिलेगी। हमारा उद्योग इस काम में उनके साथ पूरी तरह से साथ है। जी डालमिया साहब,
आपके मन में आपको लगता है कि इस समय देश के बड़े उद्योगपतियों और बड़े घरानों को सरकार को मदद के लिए अपनी तरफ से स्वेच्छा से राशि देनी चाहिए? छोटा सा जवाब। देखिए मदद कई तरह से होती है। एक तरफ तो यह है कि आप कह सकते हैं कि मैं इतने पैसे दे दूंगा, मैं इस तरह से दूसरे ढंग से इसका कर रहा हूं। एक तो मेरा दवाइयों का काम है, मैं वो दवाइयों के काम को पूरे ढंग से करना चाहता हूं जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी सब में कोई समस्या नहीं आए और लोगों को दवाइयां उपलब्ध हो सके जी। नंबर 2, हमारा काम ई कॉमर्स का है जिसमें कि खास करके हमारी ज्यादा इस वक्त जो वो है कि हम ज्यादा करके राशन लोगों को उपलब्ध करा सके। मेरे हिसाब से ये 2 काम हमारे लिए आप हमारे साथ जुड़े और आपकी इस पहल का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको बधाई भी देते हैं कि आपको जो लोगों ने अभी देखा सुना, बड़े उद्योगपति इसी तरह आपके जो नक्शे कदम है उसी पर चलकर देश को मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे। जी हां, लोकतंत्र के साथ साथ जरूरी है जीवन मंत्र। हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप घरों में बंद रहकर इस विषाणु के चक्र को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प लें, क्योंकि यही अपने आप में सबसे कारगर वैक्सीन है। जी हां, आप लोग देश का सवाल में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। तीखी मिर्च